नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार और देखते हैं हम इम्पोर्टेंट आपके करंट अफेयर। देखिए, ये थोड़ी बेसिक करंट अफेयर से अलग होती है। आपको अगर लगता हो कि किस टाइप की है, तो ये थोड़ा सा आपको देखो, अपनी नॉलेज अगर ग्रो करनी है, थोड़े अलग से भी एक करंट अफेयर पढ़नी होती है जो एग्ज़ाम में आती है, जिसको हम इग्नोर करते हैं। जो संसद टीवी, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, इन सब के जो स्रोत होते हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है, उसको हम यहाँ डालते हैं। तो आप थोड़ा अगर अलग पढ़ना चाहते हैं और विशेष पढ़ना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब पर इन चीज़ों को देख सकते हैं। बाकी बेसिक करंट अफेयर आप कहीं से भी कर सकते हैं, बुक से, किसी भी यूट्यूब चैनल से। लेकिन हमारा थोड़ा स्पेशल भी रहता है, तो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार। जो कल चर्चा में थे करंट अफेयर, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके द्वारा प्रारंभ की गई? देखिए, हमारे इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके भी शामिल होती है करंट अफेयर के साथ में ही। तो ऑप्शन आपके सामने है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार, या आपका केयरख है दोनों। सही आंसर क्या होगा? ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? ऑप्शन आप देखिए, तो इसका सही आंसर है केयरख है दोनों, गह। यानी इसको जो उसको प्रारंभ किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसे हम विपो कहते हैं, WIPO, इसने, प्लस जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए जी, कौन सा कथन गलत है? क, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई। ख, भारत इसमें 1975 में शामिल हुआ। ग, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। ग, इसका कार्य आईपी की सुरक्षा है। आईपी का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। तो इनमें से आपका सही आंसर क्या होगा? देखिए, आपका स्टैटिक जीके में जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन हाल ही में चर्चा में रहा है, तो इसकी हमने पूरी जो जीके है, इस पे ऐसे क्वेश्चनों का हम सीधे जड़ पर हमला करते हैं, पेड़ अपने आप गिर जाता है। देखिए, आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है, यानी कि ग। ये कथन गलत है। क्वेश्चन जैसा कि लिखा हुआ है, कौन सा कथन गलत है, तो ये कथन गलत है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में नहीं है, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। बाकी सारे कथन सही हैं, इसको छोड़ के। ये संगठन भी 1967 में बना, 75 में भारत शामिल हुआ। आईपी की सुरक्षा करना ही इसका काम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमडीओ एनईआर डाटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए इसको, ऑप्शन देखिए, ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगे कहीं और। मणिपुर से संबंधित जानकारी के लिए पोर्टल है, उत्तर पूर्व क्षेत्र के संपर्क हेतु एक पोर्टल है, या दक्षिण भारत के संपर्क के लिए एक पोर्टल है? गए, इजराइल में अपने दूतावास से संपर्क के लिए एक पोर्टल है। सोचिए, आपकी नज़र में इसका आंसर क्या हो सकता है? सोच लिया? तो इसका सही आंसर है, आप देख लीजिए, ख, उत्तर पूर्व क्षेत्र से संपर्क करने के लिए एक पोर्टल। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 स्टेट हैं, उनके साथ एक संपर्क बनाना है, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कांवर झील, जो कि एक आर्द्र भूमि भी है, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड, वो सूखने के कगार पर है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन चारों राज्य आपके सामने हैं। कांवर झील, ठीक है, ये इस राज्य की एकमात्र आर्द्र भूमि भी है, एकमात्र यानी कि सिंगल आर्द्र भूमि भी है, वेटलैंड। तो इसका सही आंसर होगा घ, बिहार। ये बिहार में है। तो भारत में कुल कितनी रामसर साइट है? टोटल कितनी रामसर साइट है, वेटलैंड्स कितनी है? ये जो रामसर है, ये एक शहर है आपका ईरान में, क्योंकि 71 में यहाँ समझौता हुआ था। 2 फरवरी 1971 को यहाँ समझौता हुआ था रामसर शहर में, ईरान के। तो इसलिए इसको रामसर सम्मेलन या रामसर साइट के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें वर्तमान में 75 रामसर साइट है, 75। ठीक है, 75 रामसर साइट है।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी एक आर्टिकल विशेष जो आपकी जो एसएलपी होती है, विशेष अनुमति याचिका, उसके बारे में करंट में रहा है चर्चा में। तो किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जाती है, जो हाल ही में चर्चा में रही। तो आर्टिकल आपके सामने है चारों, 137, 139, 136, 141। तो उसका सही आंसर है 136। अनुच्छेद 136 से एसएलपी दाखिल होती है, विशेष अनुमति याचिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। पतंजलि, यूपीपीसीएल, राइट्स, उज्ज्वला। तो ये कौन सी कंपनी को दिया गया है, तो उसका आंसर सी, राइट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नवरत्न कंपनी कौन बनती है, तो इसके संदर्भ में भी क्वेश्चन बना दिया है। किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का जब दर्जा मिलता है तो उसके लगातार 3 वर्षों तक उसको कितना प्रॉफिट होना चाहिए, शुद्ध लाभ कितना अर्जित होना चाहिए। तो देखिए इसमें 1,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़, 2,000 करोड़ रुपए। तो उसका सही आंसर क्या होगा, लगाइए माइंड थोड़ा सा। नवरत्न कंपनी 1997 से प्रारंभ हुई थी। नवरत्न कंपनी की अवधारणा ली गई थी भारत में। नवरत्न की अवधारणा चंद्रगुप्त सेकंड के समय में नवरत्न होते थे ना, जो विद्वान लोग होते थे, स्कॉलर, वहीं से इसकी कॉन्सेप्ट को लिया गया है, नवरत्न। फिर अकबर ने भी बनाए थे उसी कॉन्सेप्ट पर, नवरत्न। फिर 1997 में भारत सरकार ने बना दी नवरत्न कंपनी। तो ठीक है, तो नवरत्न कंपनी ये बनी। तो इनका जो बिजनेस है पिछले 3 सालों में, इसका जो शुद्ध लाभ है वो, इसका सही आंसर है 5,000 करोड़ रुपए है। 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होना चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ 3 सालों में। ठीक है, और लगातार 3 सालों तक 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार, बिजनेस होना चाहिए। तो ये भी इसकी कंडीशन है। तो इसमें शुद्ध लाभ की बात पूछी गई है, तो 5,000 करोड़ रुपए का लाभ उसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल जाता है। इसी के साथ इनको बिजनेस करने का, सेल्फ बिजनेस करने का अधिकार मिलता है कि कितने हजार करोड़ रुपए तक का या ये अपना बिजनेस कर सकते हैं सरकार से बिना पूछे। हालांकि विदेश में अगर निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट अगर फॉरेन है, तो उसमें कैबिनेट, जो केंद्र सरकार है, उसकी अनुमति लेनी होती है। लेकिन देश के अंदर जिनको बिजनेस करना है वो कितने हजार करोड़ रुपए तक ये कर सकते हैं, वो आप बताइए। क्वेश्चन आने वाला है इससे संबंधित। इससे संबंधित क्वेश्चन शायद नहीं है, मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, तो अगर नवरत्न कंपनी को बिजनेस करना है ना सरकार देश के अंदर, तो 1,000 करोड़ रुपए तक का बिजनेस कर सकती है। 1,000 करोड़ रुपए का तक का बिजनेस कर सकती है। ठीक है, अगर उसे विदेश में करना है बिजनेस उसको, तो उसको अनुमति लेनी होगी केंद्र सरकार से। देश के अंदर बिना अनुमति के भी 1,000 करोड़ रुपए तक का बिजनेस किया जा सकता है। आगे, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण, जो हाल ही में चर्चा में, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं AERA। क्या बोलते हैं शॉर्ट में, AERA। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, चर्चा में चल रहा है आजकल। भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण ये व्यवस्था करता है कि यात्रियों के लिए सारी चीज़ें, इकोनॉमिकली सारी चीज़ें देखता है। इसकी स्थापना हुई थी। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिए, 2008, 14, 19, 21। तो सही आंसर क्या है, 2008 में। सही है, आगे बढ़ते हैं। एक है आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, AAI। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर है 1995। ठीक है, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, ये डिफरेंट कर लेना इसमें कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है ये, और इसमें है भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, तो ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। तो भारतीय विमान, ये तो आपका हो गया 1995। हाल ही में राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड किसे दिया गया है, राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट। राष्ट्रपति कलर्स अवार्ड किसे दिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा आपका नागा रेजिमेंट। ये नागा रेजिमेंट को दिया गया हाल ही में, 3री बटालियन, नागा रेजिमेंट की 3rd बटालियन को दिया गया है।
यह पुरस्कार पहली बार 27 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नौसेना को दिया था। देखिए स्ट्रेटेजी क्यों, वो करंट है वो क्वेश्चन जो भी मैंने बताया था। तो हमें यही पता होना चाहिए पहली बार किसको दिया था, किसने दिया था। 27 मई 1951 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नौसेना को दिया था। तो इसी प्रकार की जीके, इसी प्रकार करंट, दोनों अगर आप एक साथ पढ़ना चाहते हैं, करंट के साथ उसकी जीके क्या है, उसका स्टैटिक क्या है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप इस टाइप का पढ़ना चाहते हैं, नॉलेज ग्रो करना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। मैं नीरज कुमार।